नदी में बसा गरीब चुड़ैल का परिवार। नदी के बाहर सारे हाथ पकड़कर। कुछ नहीं बचा अब हमारे जीवन में। जीने के लिए मजबूरन हमें ये कदम उठाने ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, आखिर ये भी कितना परेशान होंगे और मेरे मासूम बच्चे उनकी भूख कैसे मिटाएं। इसीलिए हमें इस कदम को उठाना ही होगा। माँ, बाकी बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी न कर सका। गरीबी हम पर इतनी हावी हो गई कि अब हमें आत्महत्या करनी होगी। हम सब अपनी जान दे देंगे इस नदी में कूदकर। ये कहते ही गरीब लाचार परिवार नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर आगे क्या होगा, कहानी में जानने के लिए बने रहिए। अपनी जान देने के बाद वो गरीब परिवार भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और कहते हैं, लगता है मरने के बाद हमें भूत और चुड़ैल का जीवन मिला है और शायद इस नदी के अंदर ही अब हमें रहना होगा। हाँ माँ, अब हम यहीं रहेंगे। मम्मी पापा, मुझे और निधि को बहुत भूख लग रही है, कुछ करो ना। इतने में निधि मछलियों को पकड़कर खा जाती है। उसे देखकर विक्रम भी ऐसा ही करता है और भूतिया परिवार भी कुछ दिनों तक नदी के अंदर के जीव जंतु ही खा जाते हैं। फिर एक बार नदी के किनारे कुछ लोग नाव में बैठकर घूमने आते हैं। अरे यार, आज बड़े टाइम बाद हमें फिशिंग करने का टाइम मिला है। देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करता है। और देख ले कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करेगा। दोनों नाव में बैठकर अपनी फिशिंग रॉड फेंकते हैं मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कांटा चुड़ैल के दोनों बच्चों के कपड़ों में फंस जाता है और वो कहते हैं, माँ माँ बचाओ, देखो ना माँ क्या हो गया है। मम्मी पापा जल्दी से बचाइए, कोई हमें ऊपर खींच रहा है। इन इंसानों की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की। अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैन से ये लोग हमें नदी के अंदर भी नहीं जीने दे सकते। चलो इन लोगों को ही आज हम अपना चारा बनाएंगे। ये कहते ही दोनों भूतिया पति पत्नी अपने बच्चों के कपड़ों में से उस कांटे को निकालकर उसे अंदर की ओर खींचते हैं। दोनों लड़के नाव से गिरकर अंदर आ जाते हैं। वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। इतने में चुड़ैल और भूत उनका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे को परेशान किया तुमने, मेरे बच्चे को खाना चाहते हो तुम मछली समझकर, अब हम तुम्हें खाएंगे। बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को। चुड़ैल, भूत, अरे इस नदी के अंदर तो भूत और चुड़ैल है। अरे बचाओ हमें कोई। हमें नहीं छोड़ रहे हैं मोहन, ये हमें नहीं छोड़ रहे। अब हम क्या करेंगे, कोई बचाओ हमें। दोनों लड़के चुड़ैल और भूत के चंगुल से निकलने की कोशिश करते, पर वो दोनों ऐसा नहीं होने देते। कुछ ही सेकंड्स में भूत और चुड़ैल उनका गला दबाकर उन्हें मार देते हैं और उन्हें ले जाकर अपनी भूतिया परिवार के साथ भोजन के रूप में उन दोनों को खा जाते हैं। तभी डकार लेकर सास कहती है, कैसा जीवन जीना पड़ रहा है कि इंसानों को ही हमें खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब से यही हमारा खाना है। जो भी नदी किनारे आएगा उसे हम खा जाएंगे। एक एक करके जो भी उस नदी किनारे आता था, या बच्चे नहाने खेलने कूदने आते थे, औरतें कपड़े धोने आती थी, वो भूतिया परिवार उन सभी को अपनी ओर नदी के अंदर लाकर उन्हें मारकर खा जाया करता था। इस तरह नदी में बसे भूतिया परिवार को 2 महीने बीत जाते हैं। गांव के लोग चिंता में आ जाते हैं क्योंकि अब उनके परिवार के सदस्य धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एक शाम मोहिनी डर कर अपने तांत्रिक पति के साथ वहां जाती है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहाँ क्यों लाए हो? आज उन लोगों को मैं पकड़ लूंगा जो भी ये सब कर रहा है। ये कहकर तांत्रिक पानी में एक पत्थर फेंकता है, जिससे मंजरी चुड़ैल क्रोध में आकर बाहर आती है। कौन है यहाँ? जो भी है बचेगा नहीं वो। अब आई ना तू हाथ में, छोड़ूंगा नहीं। ओम भीम क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः। ऐसा कहकर तांत्रिक मंजरी चुड़ैल को वश में कर लेता है और बांध लेता है। तभी उसका बेटा अपनी माँ को अपनी पानी के अंदर ले जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में तांत्रिक भी पानी के अंदर आ जाता है। भूत कहता है, मेरी माँ को छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। एक मंत्र फूंकूंगा, पूरा परिवार मेरी चपेट में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्यों लोगों को मारे जा रहे हो? क्यों इस नदी में रह रहे हो तुम? मैं बताती हूँ, पर मेरी माँ जी को छोड़ दो। दरअसल हम बहुत गरीब थे।
जब हमारा कहीं से भी कुछ गुजारा नहीं हुआ तो हमने इस नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हम यमलोक पहुंच गए। पर यमलोक ने भी हमें वहां से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद हमने इस नदी को ही अपना घर बना लिया। और जब हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बच्चे भूख से तड़पने लग गए, तो हमने जलीय जीवों को खाना शुरू किया और इंसानी लोगों को भी मार खाया। इससे ज्यादा और हम कर भी क्या सकते थे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे परिवार के साथ जो भी हुआ, वो बहुत बुरा था। तुमने जिन लोगों की हत्या की है वो लोग वापस भी नहीं आ सकते। देखो, मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। या तो तुम अपने परिवार के साथ बिना लोगों को मारे यहाँ रहो, या फिर इस नदी से बाहर आकर रहो। तुम्हें जो भी जरूरतमंद चीजें चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। इस गांव वाले कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मेरी माँ को छोड़ो, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तब तक तुम्हारी चुड़ैल माँ मेरे कब्जे में है। जब निर्णय ले लो तो अपनी माँ को मेरी गिरफ्त से ले जाना। तभी वो तांत्रिक अपनी गुफा में उसकी चुड़ैल माँ को कैद कर लेता है। वो बहुत मजबूर होता है। तभी उसकी चुड़ैल पत्नी कहती है, सुनिए जी, हमें उस तांत्रिक की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ये सब क्या मिल रहा है। ठीक से बच्चे खाना भी नहीं खा पा रहे और इंसानों को मारना ठीक थोड़ी है। उन लोगों की बात मानकर हमें अपना नया घर बसाना चाहिए। वो लोग हमारी इसमें मदद करेंगे। अगर माँ जी को या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। उनकी बात मान जाइए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। इससे हमारा परिवार एक नई जिंदगी शुरू करेगा और हमें इस नदी में भी किसी से छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। मैं माँ को लेने जा रहा हूँ, सारा सामान बांध लो, बच्चों के साथ बाहर चलो। निधि, विक्रम, बच्चों, सामान बांध लो, अपना बैग ले लो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम पहले की तरह अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, चलो। देवकी भूत अपनी पत्नी चुड़ैल और बच्चों समेत उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और कहती है, प्लीज मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, हमने आपका फैसला मान लिया है। हाँ, छोड़ दो मेरी माँ को, मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया है। अब हम किसी को नहीं मारेंगे और यहीं रहेंगे। नदी से बाहर तुम लोग हमारी मदद करोगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ और गांव वालों से तुम्हारी बात मैंने कर ली है। वो तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी तांत्रिक उसकी चुड़ैल माँ को छोड़ देता है और गांव के किनारे पर वो भूतिया परिवार गांव वालों की मदद के सहारे खुशी खुशी रहता है। भूत और चुड़ैलों की बदलापुर एक्सप्रेस। बदलापुर स्टेशन पर काफी सन्नाटा था। दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था कि एक आदमी पटरी पर फोन की टॉर्च लिए चला आ रहा था और अचानक से उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस आदमी के चिथड़े कर देती है। 15 साल बाद किंजल, समीर, राशि, अखिल उसी सन्नाटे वाले रेलवे स्टेशन बदलापुर पर आते हैं और कहते हैं, अबे ये तो कैसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पर ले आया है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ यार, है तो नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा है ये स्टेशन। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सालों से ट्रेन ही नहीं चली है। यार, हमें वापस चलना चाहिए। तभी डरावनी आवाज में लालटेन लिए एक भिखारी सा उनके पास आता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया। स्टेशन पर 15 साल से बदलापुर स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर कुछ सालों पहले बदलापुर एक्सप्रेस यहाँ रुककर लोगों की जानें लेने लग गई। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भला अगर ऐसा होता तो हमें पता होता। क्यों यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और क्यों वो बदलापुर एक्सप्रेस सबको मारती थी? अगर तुम्हें इस बदलापुर एक्सप्रेस का पूरा सच जानना है तो आओ, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। ये लो, चाय पीते पीते सुनो। हाँ, ये आपने सही जुगाड़ किया है। कुछ वर्षों पहले इस बदलापुर एक्सप्रेस पर लोगों की काफी चहल पहल थी। जहाँ खाने पीने के स्टॉल प्लेटफॉर्म पर थे तो कुछ लोग ट्रेन में चढ़कर खाना पीना बेचते थे। चाय ले लो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय, मलाई मार के चाय ले लो, चाय। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी, गर्मा गर्म आलू पूरी के साथ कचौड़ी ले लो, कचौड़ी कचौड़ी कचौड़ी। बिरयानी ले लो, बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मटर पुलाव ऑर्डर करो। बिरयानी ले लो, बिरयानी।
इस तरह से वो खाने पीने वाले दूसरे डिब्बे में जाकर खाना बेचने लगते हैं। उस दिन उस बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ही कम जने थे, ज्यादातर डिब्बे खाली थे। उस पूरे डिब्बे में 2 लड़के और उसी के पास वाली सीट पर शेफाली अपने पति विकास के साथ बैठी हुई थी और वो कहते हैं, अरे विकास जी, वो खाने वाला तो चला गया, मुझे उससे कचौड़ी लेनी थी और चाय पीने का मन भी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, मैं सामने वाली दुकान से चाय और खाने का कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आना। ऐसा बोलकर विकास चाय ले लेता है और खाने का सामान लेने के लिए आगे के स्टॉल पर जाता है। इतने में शेफाली के साइड वाली सीट पर बैठे 2 लड़के उसे घूर कर कहते हैं, अरे वाह, कितना खूबसूरत माल है हमारे सामने और हम इधर उधर लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। अरे यार, इस बदलापुर एक्सप्रेस के ज्यादातर डिब्बे तो खाली हैं। चलो शुक्र है सामने ये खूबसूरत परी मिल गई, वो भी अकेले में। इसका पति बाहर गया है अभी। तो देर किस बात की, क्यों न मौके का फायदा उठाया जाए और इसे अपना बनाया जाए। चल फिर थोड़े मजे करते हैं। ये बोलकर दोनों लड़के दोनों तरफ से ट्रेन के दरवाजों को बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करता हुआ देख विकास देख लेता है और अपने हाथ का सामान छोड़कर जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हुआ, किसने ये दरवाजा बंद किया है? खोलो, अरे खोलो, कोई मेरी पत्नी अंदर है। शेफाली, शेफाली क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तभी वो दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और खिड़की से ये सब उसका पति देख लेता है और शेफाली रोती है। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, मेरे पति बाहर है, खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे जाने दें, बार बार थोड़ी मौका मिलता है। ऐसी खाली ट्रेन और अकेली लड़की है। बिल्कुल, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो। तभी शेफाली अपना हाथ छुड़ाने के लिए उस लड़के के टांगों के बीच में मार देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और दूसरा लड़का शेफाली के बाल पकड़कर ट्रेन की खिड़की पर मार देता है। ये देखकर विकास कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बीवी को, ऐसा मत करो उसके साथ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो उसे। विकास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इतने में ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के पीछे पीछे भागकर पटरी पर गिरने से विकास की मौत हो जाती है। अपने पति को मरता देख शेफाली पागल हो जाती है और उन लड़कों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, तुमने मुझे मेरे पति को मार डाला, तुम भी इसी एक्सप्रेस ट्रेन से मरोगे। एक दिन ये मेरी बद्दुआ है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम में से किसी को। अभी तो जा रही हूँ मैं। ऐसा कहकर शेफाली बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी की आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर अपने बदले के लिए भटकने लगती है। मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को, मुझे मेरा बदला चाहिए। जब भी वो बदलापुर स्टेशन पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। तुम चिंता मत करो, तड़पा कर उन्हें मारेंगे और बदलापुर स्टेशन पर आने वाले हर लोगों की मौत हो गई। बदला लेंगे, बदला। ऐसे वर्ष बीतते हैं। वो दोनों लड़के तो आते नहीं हैं। इतने में जो भी बदलापुर स्टेशन पर लोग आते थे उन सबको वो भूत और चुड़ैल एक एक करके मारने लग गई। कुछ सालों में वहां पर सबने आना छोड़ दिया, जिसके बाद अब वहां ट्रेनें भी नहीं रुकती थी। बदलापुर एक्सप्रेस सीधा तेज रफ्तार में भागती थी, लेकिन बदलापुर स्टेशन के अलावा अलग स्टेशन के लोगों को वो भूत और चुड़ैल कुछ नहीं कहते थे और सही सलामत उन्हें उनके स्टेशन पर छोड़ देते थे। 15 साल बीत जाते हैं। बदकिस्मती से वो लड़के इस हादसे को भूल जाते हैं और उसी स्टेशन के उसी बदलापुर एक्सप्रेस में एक साथ बैठे होते हैं और कहते हैं, कमाल की बात है, इतने समय बाद हम इसी स्टेशन से घूमने जा रहे हैं। पर मुझे याद है हमने क्या कांड किया था। मुझे उस औरत के मरते हुए बोल याद आ रहे हैं। जानता है ना, तो उसने हमें धमकी दी थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख हम कितने सही सलामत इस ट्रेन में बैठे हैं। तभी अचानक से उनके ट्रेन के डिब्बे की लाइट जलने बुझने लगती है, खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है। अरे अचानक से ये क्या हो रहा है? लगता है वो आ गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, अब मार डालेगी। अरे भागो। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के सामने भूत और चुड़ैल आ जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी वजह से इतनी देर हमसे मरना पड़ा और मेरे पति के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना पड़ेगा। आज इतने वर्षों से इसी बदले में हूँ मैं।
और इस बदले के कारण मैंने और भी लोगों की जान ली है। छोड़ दो हमें जाने दो। हमने उस दिन तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें जाने दो। अपनी गलती के एहसास को अपने तशरीफ में रख। अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तेरे कारण मैं अपनी बीवी से दूर हो गया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। गाना गा रहा था उस रात, अब गाना एक मैं गाऊंगा। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है बदला बहुत सारा दम दमादम। मार डालूंगा तुम दोनों को चटनी बनाकर दम दमादम। बहुत हार्ड जी। सुनिए, हमें इन्हें मार देना चाहिए। थोड़ा गुस्सा शांत कर लो, तड़पाओ इन्हें, फिर एक साथ ट्रेन से फेंक देंगे। ये बोलकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पटक पटक कर मारते हैं, फिर लात घूंसे मारते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कट कर मर जाते हैं। उसी के साथ उनका बदला पूरा होता है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से ये जगह पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब यहाँ फिर से ट्रेन चलने लग गई। धीरे धीरे ये जगह पहले जैसी हो जाएगी। ओह, बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। अच्छा है उन्होंने उन दोनों लड़कों से बदला ले लिया। हाँ, ये तो है। वो देखो, तुम्हारी बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। मुझे तो डर लग रहा है इसमें जाने से। चिंता मत करो, अब ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। ऐसा कहकर वो चारों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो भिखारी एक भूत बन जाता है और लालटेन लेकर जोर से हंसने लगता है। मौत के मुंह में जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें बदलापुर एक्सप्रेस ट्रेन में ले चलता हूँ। ट्रेन में मौत का खेल। सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर शाम के समय सम्राट अपनी पत्नी और बेटे के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी गोमती एक्सप्रेस ट्रेन आती है और वो लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है, जिसके बाद सभी अपनी सीट पर बैठते हैं और सम्राट सामान को सीट के नीचे रखने लगता है। इस काम में सम्राट का बेटा वीर भी उसकी मदद करता है। तभी वीर को एक ओइजा बोर्ड मिलता है, जिसे वो हाथ में उठाकर बोलता है, पापा पापा, ये देखो मुझे क्या मिला है, ओइजा बोर्ड। जरा दिखाओ मुझे। इतना बोलकर सम्राट वीर के हाथ से ओइजा बोर्ड को ले लेता है। जैसे ही सम्राट बोर्ड को देखता है, उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर कंकाल का चित्र बना हुआ था, जिसके साथ ही उस पर लिखा था कि जो खेलेगा वो मरेगा। ये सब पढ़कर सम्राट बोलता है, वीर, इस बोर्ड को दोबारा हाथ मत लगाना और चुपचाप शांति से जाकर सीट पर बैठ जाओ। पापा, आखिर इस बोर्ड में ऐसा क्या है जो आप मुझे इसे छूने से मना कर रहे हैं? ये गेम ही तो है, चलो ना हम खेलते हैं। बोला ना, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? और ये क्या जिद लगा रखी है, गेम खेलना है? चुपचाप से अपनी सीट पर बैठो, वरना एक चांटा लगाऊंगा खींचकर। सम्राट की डांट सुनकर वीर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वीर को रोता देख उसकी माँ नव्या बोलती है, बच्चा ही तो है, आप क्यों डांट रहे हो इसे इतना? और एक गेम खेलने की ही तो बात कर रहा है, खेल लीजिए ना। नव्या, तुम भी क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने आज से पहले कभी किसी चीज को करने से मना किया है? नहीं ना। ये एक ओइजा बोर्ड है, इसलिए मैं ये गेम खेलने को मना कर रहा हूँ। ये पढ़ो, इस पर क्या लिखा है। जो खेलेगा वो मरेगा, बस इतनी सी बात। आप भी ना सम्राट जी, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट वालों ने इसे बनाया ही ऐसा है, जैसे ये हॉरर लगे और लोग इसे खरीदें। तभी एक आदमी बोलता है जो सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, भाई साहब, अगर बच्चा इतना ही जिद कर रहा है तो क्यों ना हम चारों मिलकर इस गेम को खेलें? अगर आप सब इतना बोल रहे हैं तो हम इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। जिसके बाद सम्राट ओइजा बोर्ड को खेलता है। जैसे ही बोर्ड खुलता है, ट्रेन की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। ये देखकर सम्राट बहुत डर जाता है और बोलता है, हमारे पास अब भी वक्त है, हमें इस गेम को नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, फिर मैं गेम को स्टार्ट करती हूँ। इतना बोलकर नव्या पासा को बोर्ड पर फेंक देती है और सभी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। गेम खेलते खेलते नव्या को नींद आने लगती है और वो बोलती है, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। नव्या के इतना बोलते ही बोर्ड के बीचों बीच से काला धुआं निकलता है
और उसमें से एक भयंकर चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, ये गेम खेलकर तुमने अपनी मौत को आमंत्रित किया है। ये कोई साधारण खेल नहीं, मौत का खेल है, और जो भी खेलता है वो मेरे हाथों मारा जाता है, और ये खेल अब तुम्हारी मौत से ही शांत होगा। जिसके बाद चुड़ैल उन चारों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन 4 दोस्त ट्रेन में बैठे बात कर रहे थे। तभी वरुण की नजर ओइजा बोर्ड और डायरी पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो बोलता है, दोस्तों ये क्या चीज है, बहुत अजीब सा है और इस पर कुछ लिखा हुआ है, जो खेलेगा वो मरेगा। मुझे दिखाओ। अरे ये तो ओइजा बोर्ड जैसा लग रहा है, पर आज तक मैंने जितने भी ओइजा बोर्ड देखे हैं ये उन सबसे अलग है। इसे खेलते कैसे होंगे? क्या पता इस डायरी में इस गेम को खेलने का तरीका लिखा हो। चलो इससे एक बार पढ़ते हैं। रुको, डायरी पढ़कर मैं बताती हूँ। इतना बोलकर पाखी डायरी पढ़ती है और बोलती है, गाइस, इस गेम को खेलने का तरीका बहुत ही आसान है। बस इसे ओपन करना है और इसके पासों को घुमाकर इस पर फेंकना है। जहाँ पासा गिरेगा वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अरे वाह, ये गेम तो बहुत ही आसान है, चलो खेलते हैं। इसके बाद वो सभी गेम खेलने के लिए ओइजा बोर्ड को खोलते हैं। जैसे ही बोर्ड खुलता है ट्रेन की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं, लेकिन वो सभी दोस्त इस बात को नजरअंदाज करते हैं और गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलते खेलते रात हो जाती है। तभी वरुण बोलता है, गाइस अब मैं इस गेम को खेलकर बहुत बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप होता हूँ। और मैं भी नहीं खेल सकती। वरुण और छाया के इतना बोलते ही ओइजा बोर्ड में से काला धुआं निकलता है और उस धुएं में से भयंकर चुड़ैल बाहर निकलकर बोलती है, तुमने इस गेम को खेलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम भी मारे जाओगे, जैसे आज तक मैंने इस गेम को खेलने वाले लोगों को मारा है। ये खेल कोई आम खेल नहीं है, मौत का खेल है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस गेम के खेलने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। चुड़ैल की ये बात सुनकर वरुण बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल वरुण का गला काटकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है, अब मरने की बारी तेरी है छाया। मैं तुम लोगों को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल छाया को मारने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर अंश पाखी से बोलता है, पाखी इस गेम को खेलने का तरीका हमें उस डायरी में मिला था, तो मुझे यकीन है कि इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का तरीका भी उसी डायरी में लिखा होगा। जब तक मैं यही इस ओइजा बोर्ड पर अपना हाथ रखकर बैठा रहता हूँ और तुम जल्दी से डायरी पढ़ो और मुझे बताओ। ठीक है, मैं इसी वक्त उस डायरी को पढ़ती हूँ। जिसके बाद पाखी डायरी को पढ़कर अंश से कहती है, अंश, मुझे इस डायरी का वो पन्ना मिल गया जिससे हम इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो चुड़ैल का अगला शिकार हम दोनों होंगे। हाँ, बताती हूँ। इसमें लिखा है कि जिसने भी इस गेम को एक बार खेलना शुरू किया उसे आखिरी तक इस गेम को खेलकर खत्म करना होगा, और अगर किसी ने भी इस गेम को बीच में अधूरा छोड़ने की कोशिश की तो वो चुड़ैल के हाथों मारा जाएगा। अच्छा, तो फिर इस चुड़ैल को खत्म करने का सिर्फ यही तरीका है कि मैं इस गेम को खेलकर पूरा करूं, जिससे इस चुड़ैल का खात्मा हो जाएगा। इतना बोलकर अंश पासा को एक बार फिर से अपने हाथों में उठाता है और ओइजा बोर्ड पर फेंककर गेम को खेलना शुरू कर देता है। जहां जहां उसका पासा गिरता है वहां वहां पर वो नाम लिखता है और देखते ही देखते अंश गेम को पूरा कर देता है। गेम को पूरा करते ही चुड़ैल एक भयंकर चीख के साथ उस ओइजा बोर्ड में वापस घुस जाती है, जिसके बाद अंश उस बोर्ड को चलती हुई ट्रेन से नदी में फेंक देता है और बोलता है, अब इस गेम को कोई नहीं खेल पाएगा और इसके साथ ही इस चुड़ैल का मौत का खेल यही खत्म होता है। हाँ, सही कहा तुमने अंश, लेकिन अब हमारे दोस्त वापस नहीं आ सकते। जिसके बाद पाखी और अंश सही सलामत अपने घर लौट जाते हैं। गरीब माँ की 5 चुड़ैल अफसर बेटियां। सुहानी अपनी 5 अफसर चुड़ैल बेटियों को आशीर्वाद देकर कहती है, आज मैं तुम्हें इन वर्दियों में देखकर बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने वो हासिल कर ही लिया जो तुमने चाहा था। आज मेरी 5 बेटियां अफसर बन गई। मेरी बड़ी बेटी शिखा जो डॉक्टर है, अब वो सबकी मदद करेगी। जानती है ना, डॉक्टर को सब भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। हाँ माँ, आपने संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचाया तो बेटियों का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना।
और माँ, मैं भी कम नहीं हूँ। देखो, पुलिस अफसर की नौकरी मिल गई। अब यहाँ से सारे चोर चक्कों को मैं जेल में बंद कर दूंगी। हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही करना। अगर मेरी दोनों दीदी कम नहीं है तो मैं कैसे हो सकती हूँ? माँ देखना, कॉलेज में मैं सब बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। हाँ मेरी बिटिया। माँ, आपकी छोटी बेटी बैंक मैनेजर है। जरा मेरे कपड़े देखो, मेरा सूट बूट कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी सबसे छोटी प्यारी सी बहन वकील बनी है। देखना, सबके छक्के छुड़ा देगी अदालत में। हाँ दीदी देखना, गलत काम करने वालों को मैं अच्छे से सजा दिलवाऊंगी। तुम पांचों का पहला दिन है, अपने इंसान के रूप में आओ, इसे खाकर अच्छे से काम करना। जी माँ। तभी सुहानी अपनी पांचों चुड़ैल बेटियों को दही शक्कर खिलाती है, जिसके बाद पांचों इंसानी रूप में आ जाती हैं और अपने काम पर जाती हैं। आखिर ये सब क्या था? एक औरत अपने पांचों चुड़ैल बेटियों को अफसर के रूप में विदा कर रही थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या संघर्ष किया था कि पांचों बेटियों को अफसर बनना ही पड़ा? पूरी बात जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सुहानी अपने पति मनोज के साथ रहती थी। मनोज एक अत्याचारी नशेड़ी पति था जो अपनी पत्नी पर रोज अत्याचार करता था और बेटे की चाह में उसे बहुत मारता था, क्योंकि कुछ समय पहले सुहानी ने एक एक करके 5 बेटियों को जन्म दिया था। उसकी पांचों बेटियों की उम्र 6 से 12 साल के बीच में थी। नशे में धुत होकर मनोज उसे फिर से मारता है। तभी 12 साल की बड़ी बेटी शिखा आकर कहती है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए माँ को, लग रहा है, देखिए उनके कितनी चोटें आई हैं। मैं तेरी माँ से बात कर रहा हूँ, तो तुझे बीच में आने की क्या जरूरत है? अभी बताता हूँ तुझे, बहुत जुबान चलने लगी है, 2 फुट की छोरी कहीं की। ऐसा कहकर वो शिखा को धक्का मार देता है। तभी 2 बच्चियां प्रतिमा, कृति अपनी माँ को आकर बचाती हैं, तो मनोज नशे की धुत में उन्हें भी मारता है। बच्चियां और सुहानी चीखती है, वो दर्द से कराहती है, पर मनोज को उन पर कोई दया नहीं आती। तभी डंडा फेंककर मनोज कहता है, मेरा हाथ दर्द हो गया पर इनकी हेकड़ी तब भी नहीं जाएगी। ला मुझे दारू लाने के पैसे दे। मुझ पर और बच्चों पर हाथ उठाने के बाद आप कैसे हमसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस शराब की वजह से आपने हमें मारा, हम आपको और पैसे देकर ये लाने देंगे? तूने फिर अपनी जुबान खोली। हमेशा अपनी मन की चलाई है तूने। एक तो 5-5 बेटियां मेरी छाती पर डाल दी। अरे इनका दहेज देते देते मैं कंगाल हो जाऊंगा। जी हाजी, ऐसा नहीं होता। अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो ये भी बड़े होकर हमारा नाम रोशन करके अफसर बनेंगी। अरे बकवास बंद कर अपनी। इन पर पैसा लगाना पड़ेगा। पता नहीं मर क्यों नहीं जाती। चल मुझे पैसे निकाल कर दे। बहुत भाषण सुन लिया मैंने तेरा। बापू आप समझते क्यों नहीं हो? आपको नहीं पीना चाहिए ये सब। तू फिर बोली। अब अकल ठिकाने लगा कर रहूंगा तुम माँ बेटी की। मनोज अपनी बेटी को मारने लगता है। तभी सुहानी उसे बचा लेती है और उसका डंडा रोक कर कहती है, बस बहुत मार लिया आपने। आपके साथ एक पल नहीं रहूंगी मैं। ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। चलो बच्चियों। तभी वो अपनी पोटली लिए पांचों अपनी माँ का हाथ पकड़े एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी खुशी कहती है, माँ अब तो हमारी वजह से पापू ने मारा ना। पापू बहुत गंदे हैं। माँ हमारी वजह से आपको इतना सहना पड़ा। देखना हम पांचों जरूर अफसर बनकर दिखाएंगे आपको। माँ बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ से खिलाऊं? तभी जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वहां 3-4 सेब एक साथ गिर जाते हैं। ये देखकर सुहानी कहती है, शुक्रिया भगवान, जैसे आपने अभी मदद की ऐसे ही आगे भी करना। बच्चों इस सेब को खा लो, फिलहाल यही है। तभी पांचों बेटियां उससे अपना पेट भर लेती हैं। तभी सुहानी भी मजदूरी का काम करती है जिससे उसे पैसे मिलते हैं और वो एक सस्ता सा कमरा ले लेती है जहां उसकी पांचों बच्चियां रहती हैं। धीरे धीरे काम करने से उसने उस एक कमरे में अपना घर बना लिया। राशन भी ले आई। भरपेट अपनी बच्चियों को वो खाना खिला रही थी तभी उसने होटल के बर्तन साफ करना भी शुरू कर दिया, जिन पैसों से वो अपनी 2 बेटियों का सरकारी स्कूल में दाखिला करा देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बच्ची अपनी छोटी बहनों को वही पढ़ाई रोज पढ़ाया करती थी। एक दिन वो बहुत लड़ रही थी। खुशी, कीर्ति, मैं तुमसे इतना कह रही हूँ कि तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? माँ हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। तुम जानती हो ना हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम पांचों अफसर बनकर दिखाएं, अपनी माँ का नाम रोशन करें। इसलिए तो हमारी माँ मेहनत कर रही है। आप बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लेक्चर दोगी हमें। हमें पता है हमें कब पढ़ना है कब नहीं। वो 2 घंटे से हम पढ़ ही रहे हैं। लड़कर कृति बाहर आती है। उसे रोकने के लिए उसकी चारों बहन पीछे पीछे जाती हैं, जहां एक ट्रक वाला उन पांचों को उड़ा देता है।
जिसके बाद वो पांचों मर जाती हैं। अपनी पांचों बेटियों के शव देखकर सुहानी टूट जाती है और कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी पांचों बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? तभी आसपास की औरतें उसे समझाती हैं। 2 दिन से सुहानी ने कुछ भी नहीं खाया था। तभी उसकी पांचों बेटियां चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं और कहती हैं, माँ, और कब तक भूखी रहोगी? अब खाना भी खा लो। हाँ माँ, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। मेरी बच्चियों, तुम वापस कैसे आ सकती हो? आप इतना लो नहीं थी कि आंसू पोंछने के लिए आना ही भला। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और आपके सपने को पूरा करेंगे। अगर तुम अफसर बनने का जज्बा रखती हो तो मैं भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी पढ़ाई में। ये कहकर सुहानी पहले की तरह ही काम करने लगती है और मेहनत के पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाती थी। उसकी बेटी अपना रूप बदलने के बाद स्कूल जाकर पढ़ाई किया करती थी। देखते ही देखते साल बीत गए। सुहानी की 5 बेटियां अपने अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी। बड़ी बेटी शिखा डॉक्टर बन गई थी, प्रतिमा काबिल पुलिस ऑफिसर बन गई थी, कृति कॉलेज प्रोफेसर, जैसिका बैंक मैनेजर और खुशी को न्याय दिलाने के लिए वकील बन गई थी। उन्हें उस वर्दियों में देखकर सुहानी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आखिर तुम पांचों ने वो कर दिखाया जो सपना मैंने देखा था। आज तुमने उस सपने को साकार कर दिया। मेरी बच्चियों, तुमने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। माँ, मेहनत तो आपने की है हमें यहाँ तक लाने में। आपने लोगों के जूठे बर्तन साफ करने के लिए दिन में 2-2 जगह काम किया, फिर हमारे लिए खाना बनाया, हमारे इतने अच्छे से पाला, हमारे ट्यूशन की फीस भरी, तब जाकर हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आप सच में बहुत अच्छी माँ हो। हाँ माँ, अब आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे हम, और आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी सरकारी बेटियों को सरकारी नौकरी और नया बंगला जो मिला है। अच्छा माँ, आज हम सबका पहला दिन है, हमारे जाने का समय हो गया है, टाइम पर भी पहुँचना है। हाँ बच्चों, मुझे तुम पर नाज है। मेरी बच्चियों, अच्छे से जाना और अच्छे से सारा काम करना। ये कहकर पांचों रूप बदलकर अपने काम पर चली जाती हैं। इस तरह सुहानी अपनी 5 चुड़ैल बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, जिसके बाद बहुत अच्छी जगह उनकी शादियां हो जाती हैं। 3 चुड़ैल पटरी के बीचों बीच खड़ी होकर हंस रही थी। ये लोग जानते नहीं हैं अब इनके साथ क्या होने वाला है। चलो पल्लवी, रागिनी, इन लोगों को वहीं ले जाएं जो हमारी मौत वाली जगह है। चलो गुनगुनाते हुए चलेंगे पर आमी जे तुम्हार शुदू जे तुम्हार मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके पाना ताना नाना दोम ताना नाना दोम ताना नाना दोम दोम दोम। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। ये गाते हुए वो सामने रुकी ट्रेन में चढ़ जाती है और कहती है, अरे ये ट्रेन काफी धीरे चल रही है, क्यों ना इन लोगों को अपनी जगह पर ले जाने से पहले थोड़ी तेज रफ्तार में सवारी करा दे। बिल्कुल, तो बढ़ा दो ट्रेन की रफ्तार, पर उसके लिए हमें ट्रेन चालक के पास जाना पड़ेगा। एक को ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम लोगों का एंटरटेनमेंट करना। ये कहते ही रागिनी चौटाला ट्रेन चालक के पास पहुंचकर उसके सिर पर अपना एक हाथ रखती है, जिससे उस ट्रेन ड्राइवर की आंखें लाल हो जाती हैं। वो आदमी अब रागिनी के सम्मोहन में आ चुका था। गौर से मेरी बात सुनो, इस ट्रेन को तुम जितना तेज स्पीड में ला सकते हो उतना ले जाओ। तभी वो ट्रेन चालक ट्रेन की रफ्तार बढ़ाकर बड़ी तेजी से ट्रेन को पुल की ओर ले जाता है। अब आया ना मजा, सर्राती सर्राती रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। तभी वो इंजन की स्पीड को और बढ़ा देता है। ट्रेन अब बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी। वहीं अंदर ट्रेन में बैठे लोग बहुत डर जाते हैं। बच्चे अपनी माँ से सिमट जाते हैं और एक सावित्री नाम की बुढ़िया अपने बेटे से तभी डर कर चिल्लाते हुए कहती है, बेटा बेटा ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई रोको इस ट्रेन को। आप चिंता मत करो, मैं चेक करता हूँ। ध्रुव ट्रेन की चेन खींचने की कोशिश करता है और चेन टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। तभी टीटी आकर कहता है,
अरे बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। ट्रेन अपनी गति को खो चुकी है, ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। ये ट्रेन तारा पुल पर आ चुकी है। क्या होगा हमारा? कुछ कीजिए टीटी साहब। मेरी बच्ची बहुत डर रही है टीटी साहब, कुछ कीजिए, इस ट्रेन को रोकिए। अरे मैं क्या बताऊं, मैं अभी ट्रेन चालक के पास गया था तो वो कुछ बोल नहीं रहा था और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं वहाँ नहीं रह सकता, मुझे किसी नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तूने बिल्कुल ठीक समझा टीटी, ये नकारात्मक ऊर्जा हम ही हैं। मैं हूँ वो चुड़ैल और अब ये ट्रेन बिल्कुल नहीं थमने वाली। एक एक करके तुम सब मारे जाओगे। ये ट्रेन जाएगी अब उस नदी के अंदर और वहाँ जाते ही तुम सब मार जाओगे। कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। रागिनी, ले चल इस ट्रेन को नदी की ओर। ट्रेन गाड़ी चुप 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 चुप। अरे कोई बचाओ इस चुड़ैल से हमें। इतने में तीनों चुड़ैल उस ट्रेन को अपने जादू से पुल से गिराकर नदी में ले जाती हैं, जहां कुछ देर में सब अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद भी चुड़ैलें थमती नहीं हैं। वो 2-3 बार रेलवे स्टेशन पर जाती हैं, जहां लोग ट्रेन के सफर में चढ़ते हैं और तीनों चुड़ैल पूरे ट्रेन पर कब्जा कर लोगों को परेशान कर डराती हैं। ट्रेन का बार बार पुल के पास आकर उसमें गिरकर लोगों को मरना ये कोई हादसा नहीं है रेलवे अधिकारियों के लिए। इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट का मोहन सिंह इंस्पेक्टर ऋतिक को कहता है, इंस्पेक्टर ऋतिक, मुझे डर है कि ट्रेन का इस तरीके का हादसा फिर से हो सकता है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, उनके परिवारों से हम क्या कहेंगे? फिर हमें मुआवजा भी देना पड़ रहा है। ट्रेन में क्या हो रहा है इसका पता तुम्हें लगाना है। अंडर कॉप होकर तुम्हें इस केस को सॉल्व करना है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने इस केस के बारे में और भी तहकीकात की है। कुछ लोगों का मानना है कि इस हादसे को अंजाम देने में कुछ चुड़ैलों का साया है, इसलिए मैं तांत्रिक बाबा को ले जाना चाहूंगा। ये क्या कह रहे हो? रेलवे और पुलिस डिपार्टमेंट पर सब हंसेंगे अगर किसी को पता लगा कि तुम वहाँ तांत्रिक को लेकर जा रहे हो। सर, अगर लोगों को बचाना है तो उन्हें ले जाना ही होगा, क्योंकि एक वही है जो चुड़ैलों को वश में कर सकते हैं। मेरा जितना काम है मैं उतना तो करूंगा ही। ठीक है, ले जाना, पर तांत्रिक अपने रूप में नहीं होना चाहिए। जी सर। इस तरह ऋतिक तांत्रिक बाबा को सब कुछ बताकर दोनों रूप बदलकर ट्रेन में आमने सामने की सीट पर बैठ जाते हैं। आगे जाते ही ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ती है। ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगती है। लोग डरते हैं और तीनों चुड़ैल आकर कहती है, अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? तुम भी बाकी लोगों की तरह मारे जाओगे। मजा तो आ रहा है ना इस ट्रेन में। देखो ट्रेन कितनी तेज चल रही है। अगर झूला नहीं झूला तो झूला समझकर खुश हो जाओ। चुड़ैल, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमसे इस तरह बदला ले रही हो? मैं जानती हूँ तुमने पहले भी ट्रेन के साथ ऐसा किया है। अरे वाह, ये लड़की तो होमवर्क करके आई है, तो ये भी जान लेती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे देखो, हमें छोड़ दो, आखिर तुम्हें हमें मार कर क्या मिलेगा? बदला मिलेगा, बदला। कुछ ही देर में तुम लोग भी नदी में जाकर मर जाओगे। तभी ऋतिक तांत्रिक को इशारा करता है। फिर तांत्रिक अपने अभिमंत्रित मंत्रों से तीनों चुड़ैलों पर भस्म फेंकता है, जिसके बाद उनकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं और ऋतिक गन निकालकर चुड़ैल की तरफ करता है और कहता है, तुम तीनों चुड़ैलों का नाटक देख लिया, अब खत्म तुम्हारी कहानी। फटाफट बता दो तुम लोगों को क्यों मार रही हो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, तो उस खिलौने से हमें डराएगा? चल, चला ये गोली। तभी ऋतिक गुस्से में चुड़ैलों पर गोलियां चलाता है, जिसका असर उन्हें कुछ नहीं होता। तभी तांत्रिक उन चुड़ैलों को अपने मंत्रों से बंदी बना लेता है। अबे सड़े हुए संतरे के छिलके, तू कौन है जो हम पर ये राख डाले जा रहा है? हमारी शक्तियाँ कमजोर हो गई तेरे कारण। क्यों बांधा है तुमने? मैं एक तांत्रिक हूँ, कपड़े देखकर लगा नहीं कि इतना हैंडसम तांत्रिक भी कोई हो सकता है। तुम्हारा दिल मुझ पर तो नहीं आ गया ना? अभी जाना तो कौड़ी का तांत्रिक कपड़े बदलकर अपने आप को जवान समझता है, डर की बुड्ढा। अरे आपकी फ्लर्टिंग फाइट हो गई हो तो इससे उगलवा भी लो अब। हाँ, तुम तीनों में से कोई अपना मुंह खोलेगा या मैं तुम्हारी शक्तियों को और कम करूं? नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो हमारी मौत तो ये उसी कारण हम बदला ले रहे हैं।
उसी नदी में हम तीनों सहेलियां स्नान कर रही थी। पल्लवी, रागिनी, मजा आ रहा है ना नदी में स्नान करके? यहाँ कोई भी नहीं है, कितनी शांति है यहाँ। बिल्कुल सही बोला। और हम तीनों जब यहाँ एक साथ होती हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो हम हमेशा इसी नदी में आकर नहाया करेंगे, पर कोई हमें देखेगा तो नहीं ना, क्योंकि उस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है। अरे पागल, चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बस नहाने में ध्यान लगा। गुनगुनाते हुए तीनों सहेलियां नहा रही थी, एक दूसरे पर पानी के छींटे डाल रही थी। तभी पुल पर चलती हुई ट्रेन 2-3 डिब्बों में अचानक से आग लग जाती है और ब्लास्ट होकर उस ट्रेन के डिब्बे उन तीनों सहेलियों पर आग लगते हैं, जिससे वे जलकर मर जाती है और पानी में डूब जाती है। जिसके बाद तीनों चुड़ैल बनकर कहती है, हमारे साथ जो हुआ उसका बदला तो अब हम इन लोगों से लेंगे। इस ट्रेन के डिब्बे आकर हम पर गिर गया और हमारी मौत हो गई, इसलिए अब हम इन ट्रेनों पर कब्जा करके इन्हें भी अपने साथ इसी नदी में लाकर मार डालेंगे। समझ आया? इसलिए हमने ये सब किया। बेवजह मौत मारे गए हैं हम लोग, तो तुम लोग भी बेवजह ही मरोगे। तांत्रिक बाबा, मेरा आपको यहाँ लाना सफल हुआ। जल्द से खत्म कर दो इन चुड़ैलों को। मैं नहीं चाहता कि फिर से कभी ये ट्रेन का हादसा और लोग नदी में जा गिरे। चिंता मत करो बच्चे, इनका पक्का जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं इन्हें कैद करके इसी नदी में हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। ओम नमः स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय नदीं बांधतितम आत्माय मुक्ति स्वाहा। ये कहते ही तांत्रिक कठोर मंत्र का जाप करके उन्हें एक खाली बोतल में कैद कर नदी की गहराइयों में हमेशा के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद चुड़ैल कभी वापस नहीं लौटती और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं।